हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे प्राचीन भारत का यह संपूर्ण इतिहास, जो कि आने वाले दिनों में एक एक लेक्चर के माध्यम से पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आज हम लोग जिस चीज़ की चर्चा करेंगे वो है सिलेबस। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ था कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए जो उसके इम्पोर्टेंट पिलर थे, जैसे कि उसमें क्या, कहाँ, कब, कैसे, पूरा ब्रीफली मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। पूरी तरीके से अगर इतिहास की समझ को जानना है कि इतिहास क्या है, उसका महत्व क्या है और वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता क्या है, इन सारे चीज़ों पे एक एक करके मैंने हर एक टॉपिक पे पूरा एक वीडियो कंप्लीट कर दिया है। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा एंशिएंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट के नाम से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बात ज़रूर कीजिए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की, क्योंकि देखिए सिलेबस को यहाँ पे जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करें तो सिलेबस को हमेशा साथ में लेकर चले, ताकि आप पता लगा पाएँ कि हमें किन किन चीज़ों पे यहाँ पे फोकस करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री की पूरी सिलेबस की, तो देखिए यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल हो गया, आज ऐतिहासिक काल हो गया और ऐतिहासिक काल हो गया। इससे आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि पूरे के पूरे जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को यहाँ पे कुछ काल खंडों में बांट दिया गया है। अब ये जो काल खंडों में जो बांटने का अधिकार है, जो आधार है यहाँ पे अलग अलग स्रोतों के आधार पे, अलग अलग साक्ष्यों के आधार पे, या फिर एक बहुत बड़ा जहाँ पे सामाजिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, ऐसे जहाँ जहाँ चेंज आ रहे हैं वहाँ पे कुछ न कुछ इतिहास के काल खंडों को बांट दिया है। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आप देख सकते हैं पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक। उसी तरीके से आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ये सारी जो चीज़ें हैं जैसे कि ऋग्वेद, उत्तर वैदिक काल, और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसमें भी आप देख पा रहे होंगे। अब ऐतिहासिक काल में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो प्राचीन भारत है, एंशिएंट हिस्ट्री, 600 ईसा पूर्व से जो महाजनपद काल बोल सकते हैं या बुद्ध काल बोल सकते हैं इसको, यहाँ से 712 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री है। और एंशिएंट हिस्ट्री को भी यहाँ पे अगर देखें तो लगभग 712 ईस्वी तक पूरे के पूरे इस टाइम लाइन में जिस तरीके से बांटा गया है, ये हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं टॉपिक को हम लोग पूरा का पूरा आने वाले समय में कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन इसको कंप्लीट करने से पहले अभी मैं एक एक टॉपिक के बारे में पूरा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है, किन किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है। इसके बाद यहाँ पे शुरू होता है मध्यकालीन भारत, 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। उसके तत्पश्चात आधुनिक भारत, उसके बाद आधुनिक विश्व। तो कुल मिला के यहाँ पे मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व की अगर हम लोग बात करें तो पूरा का पूरा देखिए एक दूसरे से बिल्कुल एक चैन सिलेबस है। बेहतरीन तरीके से अगर आप डायरेक्ट मध्यकालीन भारत को स्टडी करते हैं तो शायद पीछे की चीज़ों से जो पूर्व मध्यकालीन जिसे बोला गया है लगभग 750 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक बहुत सारी वहाँ पे इम्पोर्टेंट घटनाएँ हैं। अगर आप मध्यकालीन भारत को डायरेक्ट अगर आप पढ़ने यहाँ पे बैठते जाते हैं तो शायद आपको समस्या आएगी। तो इसीलिए हमेशा एक कोरिलेटिव लिंक अपनाते चलिए। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। सिविल सर्विस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इसे कोर सब्जेक्ट माना जाता है। जब तक इन दोनों सब्जेक्ट में बेहतरीन तरीके से पकड़ नहीं हो तब तक आपको करेंट हो गया, इसके अलावा जो भी घटनाएं जो पहले हुई है, जो घटनाएं हो रही है, उससे आप बेहतरीन तरीके से कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं पूरे एक एक सिलेबस को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो नंबर 1 था यहाँ पे देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब इतिहास के स्रोतों को लेकर अगर यहाँ पे बात की जाए तो देखिए यूँ तो भारत के प्राचीन साहित्य तथा दर्शन के संबंध में जानकारी के अनेक बहुत सारे यहाँ पे साधन उपलब्ध हैं, लेकिन भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं पूरी तरीके से यहाँ पे ध्यान रखिएगा संतोषप्रद नहीं है, मतलब जिससे कि इतिहासकारों में एक मत्ता यहाँ पे बन पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऑथेंटिक स्रोत होना चाहिए। खासकर टाइमलाइन के दृष्टिकोण से आप लोग ध्यान होगा कि कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग करके इस टाइमलाइन का यहाँ पे पता लगा लिया जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि उनकी न्यूनता के कारण उसकी
कमी के कारण प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं शासन का क्रमबद्ध जो इतिहास यहाँ पे पूरी तरीके से मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे साधन उपलब्ध है जिनके अध्ययन एवं सर्वेक्षण से हमें भारत की प्राचीनता की कहानी को अधिक जानकारी प्राप्त होती है। इन साधनों के अध्ययन के बिना अतीत और वर्तमान भारत के निकट के संबंध में जानकारी करना बिल्कुल यहाँ पे असंभव सा लगेगा। इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में यहाँ पे जैसे कि पुरातात्विक स्रोत हो गया, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण इसमें शामिल किया गया है। अब पुरातात्विक स्रोत में बहुत सारे यहाँ पे सिक्के, लेख, अभिलेख, ठीक है, स्मारक, भवन सब आएंगे। हम लोग आगे चल के एक एक क्लास के माध्यम से इसे कंप्लीट करेंगे। उसी तरह अगर यहाँ पे देखा जाए साहित्यिक स्रोतों को ध्यान में रखते हुए, तो साहित्यिक स्रोत में भी देखिए बहुत सारे यहाँ पे जो साहित्यिक स्रोत जो उपलब्ध है, उन साहित्यिक स्रोतों को ध्यान में रखते यहाँ पे किया जाता है। जैसे कि इसमें अगर आप देखें तो जैसे कि भारतीय ग्रंथ हो गया, ठीक है, भारतीय ग्रंथ के साथ साथ यहाँ पे अब उसके अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ, ठीक है, सारा का सारा वेद, उपनिषद, बहुत सारे यहाँ पे रिसोर्स मौजूद है। और उसका तत्पश्चात विदेशी यात्रियों के विवरण के रूप में हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पाषाण युगीन संस्कृति। पाषाण युगीन अगर संस्कृति की बात की जाए तो देखिए इस काल में बिल्कुल, ठीक है, धीरे 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 मानव यहाँ पे अस्तित्व आते में गया। लेकिन उस समय जब मानव अस्तित्व में आया तो इसके जानकारी के स्रोत के रूप में उस समय मानव तो अचानक आते लिखना पढ़ना नहीं सीख गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लिखाई का आविष्कार न होने से उस काल का कोई लिखित वर्णन हमें प्राप्त नहीं होता है। तो लिखित स्रोत यहाँ पे मौजूद बिल्कुल नहीं है। इस काल में मानव का वातावरण बिल्कुल उस समय भिन्न था। अक्सर मानव छोटे छोटे कबीले में रहते थे और उन्हें जंगली जानवरों से जूझते हुए शिकारी जीवन व्यतीत करना पड़ता था। लेकिन आगे चल के धीरे 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 मानव सभ्यता के विकास में, ठीक है, पत्थरों का रोल बहुत अधिक हो गया। इसीलिए इसे पाषाण काल बोला गया, क्योंकि पाषाण काल में ही यहाँ पे मानव ने भोजन संग्रहित किया, आवास बनाया, कला सीखी, आविष्कार किए। प्राचीनतम कलाकृतियाँ पाषाणों पर उत्कीर्ण की गई। पाषाण से ही आविष्कार की ऊर्जा, अग्नि जैसे चीज़ों की यहाँ पे खोज की गई। समस्त औजार, हथियार, आश्रय मानव ने पाषाण काल में प्राप्त किए। इसी से आरंभिक मानव के इतिहास का पाषाण युगीन प्राप्त जो भी यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे हमें मिल जाती है। और इसी को हम लोग टाइम लाइन आसानी से पता लगा के उसके अलग अलग, ठीक है, जैसे विस्तार क्या था, विशेषता क्या थी, वहाँ का नगर नियोजन, आर्थिक व्यवस्था क्या थी, इन सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन, ठीक है, और भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए अगर यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, चूँकि ये सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास, सिंधु घाटी नदियों के आसपास के क्षेत्रों की तरफ पूरा का पूरा फैला हुआ क्षेत्र था। तो देखिए ये काफ़ी व्यापक क्षेत्र था। यह इंदुस या इंडस नदी के किनारे बसने वाली सभ्यता थी और अपनी भौगोलिक उच्चारण की भिन्नताओं की वजह से इंडस को यहाँ पे, ठीक है, धीरे 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 सिंधु कहा जाने लगा। ध्यान रखिएगा, सिंधु कहा जाने लगा। आगे चलकर यहाँ से रहने वाले लोगों के लिए हिंदू उच्चारण का बहुत लोग, ठीक है, इंडस से सिंधु हो गया और सिंधु से धीरे धीरे, ध्यान रखिएगा, हिंदू हो गया, हिंदू यहाँ पे हो गया। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई वर्तमान समय में, जैसे कि 17वीं 18वीं सदी में जो भी इसकी खुदाई हुई, इस सभ्यता के काफ़ी प्रमाण मिले। इस सभ्यता की सबसे अगर हम लोग खास पहलुओं की बात करें तो यहाँ की जो विकसित नगर निर्माण योजना सिंधु सभ्यता की बेहतरीन, एक तरीके से कह सकते हैं कि कलाकृति के रूप में मौजूद था। अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, व्यापार एवं पशुपालन भी प्रचलन था। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोगों का दूसरा व्यवसाय पशुपालन था। यहाँ के नगरों में अनेक व्यवसाय धंधे प्रचलित थे। यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु, सल्क आदि का प्रयोग करते थे। पक्की मिट्टी की स्त्रियों की भारी संख्या में मूर्ति भी मिली हुई है। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा दिखाया गया है। इस युग के लोग पत्थरों के बहुत सारे औजार तथा उपकरण पर प्रयोग करते थे, पर वे कांसे के निर्माण से भली भांति परिचित थे। तांबे तथा
टीन मिलाकर धातु शिल्प कांसे का यहाँ पे निर्माण किया जाता था। तो इन सारे बिंदुओं को देखने के बाद हम इतना तो अनुमान यहाँ पे लगा ही सकते हैं कि देखिए पाषाण काल की जो एक तरीके से प्रगतिशीलता पूरी तरीके से इस हड़प्पा सभ्यता में हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट यहाँ पे वैदिक काल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक काल बोला गया। ठीक है, तो इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः 2 वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऋग वैदिक काल में ही ऋग्वेद को यहाँ पे लिखा गया। अब ऋग वैदिक काल में जब ऋग्वेद को लिखा गया तो बहुत अधिक ऋग्वैदिक काल में जैसे कि वहाँ का समाज हो गया, धार्मिक व्यवस्था हो गया, वहाँ का कर्म हो गया, कर्म प्रधान था। बिल्कुल यहाँ पे एक समतामूलक समाज था। यहाँ पे समतामूलक के साथ साथ एक कबीलाई समाज था। लेकिन यहीं उत्तर वैदिक काल में आके बहुत सारे चेंज आए, समाज बदल गया, वर्ण व्यवस्था इसके अंतर्गत आ गई, धार्मिक व्यवस्था पूरी तरीके से, कर्मकांड हो गया। ठीक है, कर्मकांड की उदाहरण यहाँ पे सामने आ गई। अब धीरे धीरे कबीलाई समाज से धीरे धीरे जनपद की तरफ धीरे गांव की संख्या, क्षेत्र की संख्या बढ़ने लगी। बहुत सारे यहाँ पे युद्ध भी होना शुरू हो गए। लोहे की धीरे धीरे इस काल तक आते आते ऐसा माना जाता है कि लास्ट तक आते आते उत्तर वैदिक काल तक आते आते लोहे की भी यहाँ पे खोज हो गई, जिसकी वजह से समाज में इस काल में व्यापक प्रभाव हमें दिखाई देता है। अब नेक्स्ट है, इसके बाद शुरू होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल। इससे महाजनपद काल के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रारंभिक भारतीय इतिहास में देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तनकाली काल के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह काल प्रारंभिक राज्यों का बनना हो गया, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों को विकास के लिए पूरी तरीके से जाना जाता है। इस समय में बौद्ध और जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम के 16 राज्यों का 16 महाजनपदों का यहाँ पे डेवलपमेंट यहाँ पे हो चुका है। महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में समान नहीं है। जैसे कि बौद्ध ग्रंथ में देखेंगे तो अलग मिलेगा, जैन ग्रंथ में देखेंगे तो अलग मिलेगा। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि मगध, कोसल, कुरु, पंचाल, वज्जी, अवंती जिससे अक्सर नाम यहाँ पे मिलते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि ये जो महाजनपद है, जो भी यहाँ पे जो महाजनपद आए यहाँ पे, ठीक है, इसमें शासन पूरी तरीके से राजा का रहता ही रहता था, परंतु गढ़ और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का हर व्यक्ति राजा कहलाता था। ध्यान रखिएगा, जो भी एक समूह बन गया छोटा छोटा, उसका नेतृत्व करने वाला राजा कहलाता था। और भगवान महावीर को बोलिए चाहे भगवान बुद्ध को बोलिए, इन्हीं गढ़ों से संबंधित थे। आगे चल के अब एक और चीज आता है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं मगध का उत्थान, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया था, आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें शामिल है। इसकी राजधानी गिरिवज, वर्तमान में राजगीर, जो कि आप पाटलिपुत्रा का जो क्षेत्र था पटना के जस्ट निकट, वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे मगध बुद्धकालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। यह दक्षिण बिहार में स्थित था, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। यह गौरवमयी इतिहास और राजनीतिकता एवं धार्मिकता का विश्व केंद्र यहाँ पे बनता चला गया। मगध महाजनपद की सीमा को अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो बिल्कुल इसकी सीमा देखिए, उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से लेके पश्चिम में सोन नदी तक जो ये क्षेत्र है आपको पटना वाला, काफी एक विस्तृत क्षेत्र में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अभी चूंकि ठीक है पटना का अधिकांश क्षेत्र है, लेकिन उस समय अधिकतर क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। यहाँ 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी हम लोग देखेंगे कि पाटलिपुत्र भी स्थापित हुई। मगध राज्य में तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स, अवंती को जनपद में मिला लिया गया और उसका क्षेत्र बड़ा हो गया। इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में बहुत बड़े क्षेत्र में
यहाँ पे फैलता चला गया और प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का आगे चल के इतिहास बना। तीसरा है यहाँ पे इसी समय अगर देखा जाए तो ईरानी और मकदूनियाई यहाँ पे आक्रमण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मगध साम्राज्य के अंतर्गत ही एक आएगा नंद वंश करके, इसी नंद वंश के समकालीन होता है सिकंदर होता है। ठीक है, और सिकंदर यहाँ पे भारत विजय के लिए विश्व विजेता के रूप में जो उभरता है, भारत ही आके उसकी हालत खराब भी होती है और भारत से पुनः लौट के वापस चला जाता है। आगे चल के यहाँ पे शुरू होता है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य मगध साम्राज्य का ही एक तरीके से अस्त करके उसके शासकों का चंद्रगुप्त मौर्य और उसके प्रधानमंत्री उसके गुरु कौटिल्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। उस समय यह देखिए भारत का एक प्राचीन शक्तिशाली राजवंश था और यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान, जैसे कि वर्तमान में बंगाल ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, वहाँ से शुरू हुआ था। इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी और चंद्रगुप्त मौर्य जो काफ़ी परम प्रतापी जो शासक हुआ, इसने तेजी से पश्चिम की तरफ ध्यान रखिएगा, ये पटना वाला जो क्षेत्र है थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, पश्चिम की तरफ इसने अपना एम्पायर एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। और कई सारी यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जब सिकंदर का जब भारत पे आक्रमण हुआ था तो जो भी छोटे जो राजवंश यहाँ पे निकल के आए थे, मौर्य वंशों ने पूरे पश्चिम भारत पे ध्यान रखिएगा अपना अधिकार कर लिया। और आगे चल के चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिसे द ग्रेट बोला जाता है, ठीक है, इनके राज्य में मौर्य वंश का बृहद स्तर पर विस्तार हुआ। पूरे भारत पे ऐसा माना जाता है कि इनका, ठीक है, साम्राज्य विस्तार होते आया, बशर्ते कि इधर नॉर्थ ईस्ट और इधर केरला दक्षिण के कुछ भागों को छोड़ के तमिलनाडु वगैरह। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। अब इसी मौर्य काल के समकालीन यहाँ पे शुरू होता है, नीचे ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में संगम का, क्योंकि अभी तक की जो घटनाएं हो रही थी उत्तर भारत में अधिक हो रहा था। अशोक का भी शासन ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत, यहाँ से अगर देखेंगे लगभग केरला तमिलनाडु की मैं सीमाओं को छोड़ के बात कर रहा हूँ, इधर अशोक का कंट्रोल नहीं था, ऐसा बहुत सारे बुक में दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे संगम काल को देखें तो इसी क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, इसी क्षेत्र में दक्षिण भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र, यहाँ पे लगभग देखा जाए तो 300 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा 300, ठीक है, बीसी में ईसा पूर्व यहाँ पे जो एक नया काल यहाँ पे समय आया, ठीक है, धीरे धीरे महापाषाण काल शुरू हुआ। महापाषाण काल के बाद उसका बेहद विस्तृत रूप यहाँ पे संगम काल में हमें दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको संगम के नाम से जाना गया। संगम माने क्या होता है, मिलन होता है। किसका मिलन हुआ, तो तमिल कवियों का यह पूरी तरीके से एक संगम या सम्मेलन था जो संभवतः किन्हीं प्रमुख या राजाओं के संरक्षण में आयोजित किया जाता था। तो यहाँ पे जैसे कि चेर, चोल, पांडे आप लोगों ने नाम सुना होगा, इन्हीं के संरक्षण में सब किया गया। और 8वीं सदी में 3 संगम का वर्णन मिलता है। पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया था। ये साहित्यिक रचनाएं जैसे कि द्रविड़ साहित्य के शुरुआती नमूने थे। तमिल कवियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगम, ठीक है, 3 संगम कवियों का यहाँ पे आयोजन किया गया, जिसे कि मुंजंगम कहा जाता था। और उसी समय से यहाँ पे जो चेर, चोल, ठीक है, यहाँ पे पांड्या, जो भी इनकी लोकेशन के बारे में, इनकी वसति के बारे में, इनके शासकों के बारे में हमें काफ़ी कुछ यहाँ से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे अब शुरू हो रहा है मौर्योत्तर काल। देखिए उत्तर भारत की यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है, अभी तक मौर्य काल, ठीक है, जैसे ही अशोक के उत्तराधिकारियों द्वारा धीरे धीरे मौर्य काल को यहाँ पे कमजोर यहाँ पे कर लिया गया। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है, कि मौर्य साम्राज्य की लड़खड़ाती हुई दीवार लगभग 187 ईसा पूर्व में धीरे धीरे ढह गई और मौर्य साम्राज्य के अंत के साथ ही भारतीय इतिहास की राजनीतिक एकता कुछ समय के लिए यहाँ पे खंडित भी हो गई। और अशोक के बाद से इतने बड़े क्षेत्र पे कंट्रोल करने वाला भारत का कोई शासक आज तक पैदा नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, शासक की मैं बात कर रहा हूँ। अब हिंदू कुश से लेकर कर्नाटक
एवं बंगाल तक ही राजवंश का आधिपत्य नहीं रहा। देश के उत्तर पश्चिम मार्गों से कई सारे जो विदेशी लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, विदेशी आक्रांताओं ने आकर अनेक भागों में अपने राज्य स्थापित कर लिया। दक्षिण में स्थानीय शासक स्वतंत्र हो उठे। कुछ समय के लिए मध्य प्रदेश का सिंधु घाटी, ठीक है, माने मध्य प्रदेश का ध्यान रखिएगा, सिंधु वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, चंबल का क्षेत्र ले लीजिए, गोदावरी क्षेत्र से पूरी तरीके से इसका संबंध टूट गया, जो प्रायद्वीपीय भारत के लिए बोला जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऊपर मध्य प्रदेश की लोकेशन यहाँ है, नीचे और ऊपर इन दोनों का संबंध पूरी तरीके से ब्रेक यहाँ पे हो गया। दक्षिण में स्थानीय शासक यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो चुके और धीरे 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 आगे चल के, ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त का वध कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य का पूरी तरीके से तख्ता पलट कर दिया और अपना आधिपत्य जमाया और शुंग वंश की यहीं से नींव यहाँ पे रखना शुरू हो गया। मौर्य वंश के पतन के पश्चात अगर यहाँ पे देखा जाए तो कई ब्राह्मण वंशीय शासकों ने सत्ता की बागडोर भी संभाली, जिसे शुंग वंश, कर्ण वंश, आगे चल के विदेशी कुषाण आ जाएंगे। उसके बाद से दक्षिण भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में लगभग यहाँ पे सातवाहनों का यहाँ पे शासन होने लगेगा, जो एक लंबे समय तक, ठीक है, इनका शासन चलते रहता है। तो ये था पूरा मौर्योत्तर काल के बारे में। नीचे जो भी लिस्ट देख रहे हैं सब हम लोग बारी बारी से कंप्लीट करते चलेंगे। अब शुरू होता है यहाँ से गुप्त साम्राज्य, बिल्कुल सीक्वेंस है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, ठीक है, दीर्घ काल तक अगर देखा जाए तो भारत एक शासन सूत्र के अंतर्गत नहीं आ सका था, क्योंकि मौर्योत्तर काल में इतने सारे विदेशी शासक हो गए, साथ में भारतीय शासक भी मौजूद थे, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत बहुत अधिक यूनाइट नहीं हो पा रहा था। इसीलिए कहा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद उत्तरी भारत की डवाडोल राजनीतिक स्थिति का लाभ भारतीय, यूनानी, शक, पार्थियाई तथा कुषाणों ने उठाया, जो कि ये सब विदेशी थे। इन विदेशी आक्रमणकारियों में स्वयं को सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो स्टेबलाइज कर सके वो थे कुषाण। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कुषाण। उधर देखा जाए अगर दक्कन के तरफ, नीचे यहाँ पे दक्कन और दक्षिण भारत में सातवाहन वंश ने स्थिरता लाने का प्रयास किया, लेकिन ये दोनों साम्राज्य तीसरी शताब्दी ईस्वी तक आके यहाँ पे समाप्त हो गए। देर, ठीक है, देर की रही सही, राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई। सौभाग्यवश इस राजनीतिक विघटन का सामना करने के लिए भारत के 3 भागों में 3 राजवंशों का उस समय उदय हो गया, जैसे कि नागवंश, दक्कन में वकाटक हो जाएगा, पूर्वी भारत में गुप्त वंश हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी एक बड़े क्षेत्र में यहाँ पे फैलते गया, लेकिन राजनीतिक एकीकरण यहाँ पे नहीं हो पाया। इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब इन तीनों में अगर देखा जाए तो अब हम लोग चर्चा करेंगे गुप्तों की, कि गुप्त के शासकों की सर्वाधिक सफलता मिली संभवतः 275 ईस्वी के आसपास, ठीक है। डेट में थोड़ा बहुत अलग अलग बुक में अंतर आ सकता है। आसपास गुप्त साम्राज्य सत्तारूढ़ हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम अपना शासन संभवतः प्रयाग, अयोध्या, मगध तथा मध्य गंगा घाटी में शुरू किया। इस वंश ने आगे चल के लगभग बहुत लंबे समय तक, देखिए, 300 सालों तक शासन किया और इस वंश के शासन काल में अनेक क्षेत्रों का विकास हुआ। इस वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। इसके अलावा फिर शुरू हो गया, ठीक है, उसके बाद से एक शासक चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त जैसे शासक हुए, ठीक है। और अगर इसमें 3 इंपॉर्टेंट अगर महत्वपूर्ण शासकों की बात की जाए तो जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोला गया, इतने ही इंपॉर्टेंट शासक है। यहाँ से पूरी तरीके से धार्मिक व्यवस्था में अब आप समझ गए होंगे, ब्राह्मण धर्म को बहुत अधिक आश्रय इन गुप्तों के द्वारा दिया गया और यहीं से मंदिर का बनना होना, ठीक है, शुरू हो गया पूरी तरीके से। अब इसके तत्पश्चात यहाँ पे शुरू हो रहा है गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल, पोस्ट गुप्ता जिसे बोला जाता है। तो 6वीं शताब्दी के मध्य अर्थात लगभग देखा जाए तो 550 ईस्वी के लगभग गुप्त साम्राज्य के विखंडन के बाद पुनः भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण और विभाजन की प्रवृत्तियां सक्रिय हो उठी।
इस काल में अनेक एक सामंतीकरण की जो प्रक्रिया होती है धीरे धीरे यहाँ पे सामने आने लगी और बहुत सारे सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और स्वतंत्र राजवंशों की भी पूरी तरीके से स्थापना की। तो ये जो सामंतीकरण की जो प्रक्रिया है ये ऑलरेडी ऐसा माना जाता है कि विदेशियों के द्वारा जो कुषाणों के द्वारा जो लाया गया था भारत में सामंत, ध्यान रखिएगा मैं इसे छोटा राजा बोलता हूँ, जैसे कि छोटा राजा इन द सेंस कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, बीच में कोई शासक है, ठीक है, पूरा का पूरा जो कंट्रोल अगर इसका यहाँ पे है, तो अगर इस छोटे क्षेत्र पे अगर ये सामंत अगर मौजूद है तो पूरी तरीके से इसको आज़ादी थी उस समय अपना सैनिक रख सके, इस क्षेत्र पे पूरी तरीके से आर्थिक सामाजिक राजनीतिक, ठीक है, परिवर्तन ला सके, कोई नियम बना सके, लेकिन ये रहेगा शासक के अंतर्गत ही, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे से यहाँ पे सामंतीकरण की प्रक्रिया यहाँ पे काफ़ी मजबूत हो चुकी थी और इसी समय एक परम प्रतापी भारत के लिए, ठीक है, गौरवान्वित करने वाला क्षण आता है हर्षवर्धन के उदय होने तथा उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के राजनीतिक में अनेक छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख थे, जैसे कि नाम सुन लीजिए, बल्लभी के मैत्रक, पंजाब के हूण, मालवा का यशोधर्मन, मगध और मालवा को उत्तरगुप्त, कन्नौज के मौखरी, जो कि आगे चल के हम लोग देखेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष भी, ठीक है, कन्नौज को ही लेके यहाँ पे शुरू भी होता है, आगे हम लोग जब देखेंगे। तो हर्षवर्धन है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से फिर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं दक्षिण भारत को। बीच में हम लोगों ने गायब इसलिए किया था कि जो चेर चोल पांड्या है लगभग एक लंबे समय तक 5वीं-6ठी शताब्दी तक लगभग चेर चोल पांड्या यहाँ पे मौजूद रहेंगे, लेकिन अब यहाँ पे परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन क्या है यहाँ पे दक्षिण भारत में? तो इसी समय 2 वंश आता है, चालुक्य वंश और एक है पल्लव वंश। चालुक्य वंश की अगर यहाँ पे बात की जाए तो चालुक्य दक्षिण और मध्य भारत में राज करने वाले शासक थे, जिनका प्रभुत्व 6ठी से लगभग देखा जाए तो 12वीं शताब्दी तक रहा। इतिहास में चालुक्यों के परिवार का यहाँ पे उल्लेख बार बार आता है। इनमें सबसे पुराना वंश बादामी का चालुक्य वंश कहलाता है। ये भी कई सारे भागों में बटे हुए थे, जैसे कि बादामी का चालुक्य, ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, कल्याणी का चालुक्य, ठीक है, 3 क्षेत्रों में ये लोग पूरी तरीके से बटे हुए थे। और यहाँ देखा जाए तो बादामी चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, जो हर्षवर्धन का समकालीन था, दोनों में युद्ध भी होता है, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये जो युद्ध होता है पूरी तरीके से साम्राज्य विस्तार को लेकर यहाँ पे होता है, ठीक है, नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्रों में युद्ध लड़ा जाता है। तो कुल मिला के यह था चालुक्य वंश। उसके बाद शुरू होता है यहाँ पे पल्लव की अगर यहाँ पे बात करें तो पल्लव राजवंश के, ठीक है, कुछ विद्वानों ने पल्लव की उत्पत्ति पार्थियन लोगों से बतलाई थी कि जो लोग विदेशी लोग थे, कि उनके ही वंशज यहाँ पे आके रुक गए। यही था ना उस समय कि जो भी विदेशी आया, बहुत सारे देखिए जो विदेशी यहाँ पे आए, बसते गए, भारत को उन्होंने छोड़ा नहीं। भारत इतना विशाल है, डाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो भी आया इसी भारत में रच बस गया, मिल गया और डाइवर्सिटी को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो इसीलिए उस समय बहुत अधिक धार्मिक परिवर्तन, धर्मांतरण, ठीक है, जो भी प्रक्रिया चली, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अलग अलग अपने हिसाब से काफ़ी बहुत अधिक बीच में घोल मोल परिवर्तन होते गया। तो पल्लव का भी यही हाल था। पल्लव राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था। 4ठी शताब्दी में इसने कांचीपुरम में इनके द्वारा अपना राज्य स्थापित किया गया था। अब नेक्स्ट है यहाँ पे भारत का दक्षिण एशियाई देशों से, ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक संबंध। इसके अंतर्गत देखा जाए, देखिए सांस्कृतिक संबंध की यहाँ बात की जा रही है कि एशियाई देशों से अगर आप ध्यान से आंख बंद करके अगर सोचें तो भारत की जो कल्चरल जो एक्टिविटी है लगभग खासकर पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में बहुत अधिक हमें व्यापक दिखाई देता है। कई क्षेत्र भारतीय प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा बनकर बृहद भारत में जुड़ गए। बृहद भारत पूरा इंडोनेशिया से लेकर इधर आपको अफगानिस्तान तक, पूरा बीच में, ठीक है, म्यांमार वगैरह सब इसी में इंक्लूड, सब आपको दिखाई देगा। सांस्कृतिक विस्तार के चलते ही दक्षिण पूर्व एशिया का संस्कृतिकरण हुआ, भारतीय राज्यों का उदय, दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदू धर्म का प्रसार और रेशम मार्ग से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। भारतीय आदर सूचक शब्दों को मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और इंडोनेशिया भाषाओं में अपनाया गया, जो कि वर्तमान में भी
वो सारी भाषाएं मौजूद है, बहुत सारी शब्दावलियों के लेके। अब यहाँ पे हर्षवर्धन के बाद से शुरू होता है पूर्व मध्यकालीन भारत, जिसे लगभग 750 से लेके लगभग 1000 ईस्वी तक का माना जाता है। और जनरली देखेंगे आप, ठीक है, तो इस बीच के समय काल को कोचिंग वगैरह में या फिर जनरल जो भी यूट्यूब चैनल है इसमें छोड़ दिया जाता है, कराया नहीं जाता है, लेकिन चयन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हर्षवर्धन के बाद यहाँ पे 3 लोग आते हैं, पाल, गुर्जर प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश लगभग भारत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत को आप ले सकते हैं, यहीं से शुरू हो गया। पाल लोग आएंगे, ठीक है, बंगाल की तरफ। गुर्जर प्रतिहार आप लोग ध्यान होगा राजस्थान की तरफ। अब इनके बीच शुरू क्या हो गया, त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज को लेके, जिसने हर्षवर्धन के द्वारा कन्नौज को जो राजधानी बनाई गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र था, खासकर कृषि के दृष्टिकोण से। अभी राजधानी देखिए कैसे शिफ्ट कर रहा है, पहले कहाँ था, बिहार में, इधर राजगीर, पाटलिपुत्र, ठीक है, धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है। अब उत्तर प्रदेश कन्नौज में आ गया और मध्यकालीन भारत तक आते आते ये शिफ्ट दिल्ली में हो जाएगा। देखिए पूरा का पूरा मैदानी इलाका है, गैंगेटिक प्लेन है, और इन्हीं प्लेनों में पूरा अगर कैपिटल शिफ्ट हो रहा है तो सोच लीजिए कि आर्थिक दृष्टिकोण से उस समय जो कि कृषि प्रधान देश था कितना इम्पोर्टेंट था। इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस पूरी तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत अधिक यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें दिखाई भी देता है लंबे समय तक, ठीक है। इन तीनों शक्तिशाली साम्राज्यों के मध्य संघर्ष चलता रहा। यद्यपि इन साम्राज्यों के शासन राष्ट्रकूट वंश ने किया, वह न केवल उस काल का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, बल्कि उसके आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य सेतु का भी काम किया, जो कि पूरा देखेंगे हम लोग तो ये गंगा तक कन्नौज को लेके दक्षिण भारत से अगर ये युद्ध कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रकूटों का उस समय इंपॉर्टेंस काफ़ी अधिक बढ़ गया था। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं चोल राजवंश को लेके। चोल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर दक्षिण भारत में आर्ट एंड कल्चर को लेके। तो चोलों की प्रासंगिकता जितना भी अगर उनकी बड़ाई किया जाए, ठीक है, कम है। बृहदेश्वर मंदिर कोई भूल नहीं सकता है, ठीक है। चोल शासन दक्षिण भारत में पल्लव के अधीनस्थ सामंतों के रूप में कार्यरत थे। 850 ईस्वी के आसपास विजयालय के द्वारा, एक व्यक्ति का नाम है, तंजौर पर कब्जा कर लिया गया। चोल राजवंश की स्थापना की उसने पल्लव एवं पांडव शासकों के बीच संघर्ष का लाभ उठाकर अपनी स्थिति को पूरी तरीके से मजबूत कर दिया। और लास्ट अब यहाँ पे देखेंगे कि इसी समय आसपास लगभग, ठीक है, यहाँ पे मुस्लिमों का आक्रमण होता है। लेकिन इसको देखने से पहले कुछ हम लोग बेसिक चीज़ों के यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 632 ईस्वी के आसपास ही हजरत मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद, ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद 6 वर्षों में ही उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा पूरी तरीके से सीरिया हो गया, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन तथा ईरान को जीत लिया गया। और अब रही भारत की बात, तो भारत पे भी काफ़ी इनके द्वारा प्रयास किया गया। अरबों ने भारतीय सीमा पर भी आक्रमण करने की सोची तथा जल तथा थल दोनों मार्गों से भारत पर अनेक आक्रमण भी किया। 712 ईस्वी में देखेंगे, ठीक है, एक आएगा यहाँ पे एक मुस्लिम जो अरब का होता है भारत पे आया, लेकिन उस समय तक बहुत अधिक इन लोगों को सफलता नहीं मिली। आए, लूट मार करके गए। पूर्णतः सफलता अगर देखा जाएगा तो हमें दिल्ली सल्तनत के रूप में, ठीक है, वहाँ पे हमें पूरी तरीके से दिखाई देती है कुतुबुद्दीन ऐबक के रूप में। तो कुल मिला के देखिए, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बारी बारी यहाँ तक की जर्नी मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, ट्रस्ट कीजिए कि पूरा का पूरा एक एक टॉपिक को हम लोग आने वाले दिनों में बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। और मेरा यही प्रयास होगा कि आप लोगों को व्यक्तियों के नाम से, कुछ डेट के माध्यम से कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को क्लियर करते चलूँ, ठीक है। और कोई भी अगर क्यूरी हो तो नीचे आप, ठीक है, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।